नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार से जीवन तथा जीवों के लिए तैयार हुई, उसी क्रम में आज आगे देखते हैं कि ज्योग्राफी विषय के 4 प्रमुख विज्ञानों में से सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण भाग स्थल या थल मंडल क्या है और ये आखिर बना कैसे है। अगर भौतिक भूगोल के 4 प्रमुख संगठकों के बारे में बात किया जाए तो स्थल मंडल भू आकृति विज्ञान कहलाता है। भू आकृति विज्ञान मतलब कि हमारी धरती जो है उसके जो कठोर भाग हैं वो किस प्रकार से बने हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के बारे में पिछले अध्याय में हमने जाना था एक परिचय के रूप में। आज विस्तृत रूप से हम जानेंगे कि स्थल मंडल क्या है और ये कैसे बना है। भू आकृति विज्ञान को अगर देखा जाए तो ये एक सजीव तथा व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत स्थल मंडल के दृश्य भागों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में इस विज्ञान या भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत स्थल रूपों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है। अगर इसकी भाषा के बारे में या इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात किया जाए तो जियोमॉर्फोलॉजी का जो ग्रीक भाषा में मतलब इसका उत्पत्ति हुई है उसे कहते हैं जी ओ तथा रूप और मतलब जियो फॉर्म मतलब कि ये जो ज़मीन है या ये जो धरती है या पृथ्वी किस प्रकार से बनी है। भू आकृति विज्ञान वो विषय है जो कि स्थल मंडल के विभिन्न उच्चावचों का अध्ययन करता है। उच्चावच आखिर होते क्या है? उच्चावच क्या होते हैं? उच्चावच का अर्थ होता है ऊंची नीची ज़मीन या ऊंचा नीचा धरातल। हमारी पृथ्वी के जो सभी भाग हैं वो एक समान नहीं है। कहीं ऊंचे उठे पठार हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पे मैदान है। इससे तात्पर्य ये होता है कि जो पूरा स्थल मंडल है वो एक जैसा नहीं बना है बल्कि वो विभिन्न प्रकार के ऊंचे नीचे रूप में बना हुआ है। इन्हीं रूपों को कहते हैं पृथ्वी का उच्चावच। विस्तार और आकार की दृष्टि से भूतल के उच्चावच जो भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का भी केंद्र होते हैं। 3 बड़े भागों में बांटा जाता है। इन्हें उच्चावचों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। उच्चावच के प्रमुख रूप को की अगर हम बात करें तो अपने प्रारंभिक काल में पृथ्वी चट्टानी, तप्त और वीरान ग्रह थी, आज की पृथ्वी से बिल्कुल अलग। अतः ऐसी कुछ घटनाएं और क्रियाएं लगातार अवश्य हुई होंगी जिनके कारण वर्तमान पृथ्वी ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहाँ पर हमें गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी पर्वत और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ ऊंचाई पर दिखाई पड़ती हैं और बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हमें काफ़ी गहराई पर दिखाई पड़ती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये जो उच्चावच हैं इनके बहुत सारे रूप होते हैं। यदि इन्हें श्रेणियों में विभाजित किया जाए तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत भूतल के उन उच्चावचों को सम्मिलित किया जाता है जो कि प्रमुख हैं, सबसे बड़े हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़े रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत उन उच्चावचों को सम्मिलित किया जाता है जो बहुत प्रमुख हैं, जैसे कि महाद्वीप, महासागर, नितल इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन 2 विशाल स्थल रूपों के वर्तमान रूप तथा वितरण, उत्पत्ति एवं विकास की जो समुचित व्याख्या है वो आगे के अध्यायों में हम करेंगे। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। इनको संरचनात्मक स्थल रूप भी कहा जाता है। इन उच्चावचों का निर्माण मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर होता है। सबसे पहले महाद्वीप होंगे, महासागर होंगे, उनके ऊपर हमें ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच दिखाई पड़ते हैं। शायद इसी कारण इनकी जो श्रेणी है वो प्रथम के उपरांत द्वितीय के अंतर्गत रखी गई है। तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत हम उन स्थल रूपों को रखते हैं जो पर्वत, पठार, मैदान आदि प्रमुख उच्चावचों पर पृथ्वी के बाहरी बल जैसे कि अनाच्छादन की जो क्रिया होती है, अपरदन, अपक्षय, निक्षेपण द्वारा अनेक स्थल रूपों की रचना होती है
जो बनते कहाँ पर हैं, वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर बनते हैं। जैसे कि प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं वो महाद्वीप हैं, महाद्वीप के ऊपर हमें पर्वत पठार मैदान दिखाई पड़ते हैं। अब इन पर्वत पठार मैदान के ऊपर जब अनाच्छादन की क्रियाएं होती हैं तो विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है, और जब इन स्थल रूपों का निर्माण होता है तो उन्हें हम तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जहाँ तक प्रश्न है प्रथम श्रेणी के उच्चावच अर्थात महाद्वीपों का, तो जो महाद्वीप हैं वो चूँकि इस सबसे बड़े बृहद स्थलखंड हैं, इसलिए यह जानना सबसे आवश्यक है कि यह कौन कौन से हैं। जैसा कि यहाँ विश्व के मानचित्र में दिखाई पड़ रहा है कि ये 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जो कि दृश्यमान हैं, जो दिखाई पड़ते हैं पूरे संसार के सबसे बड़े बड़े स्थल खंडों के रूप में। अब इन महाद्वीपों का जन्म कैसे हुआ, ये कैसे बन कर के निर्मित हुए, इस बारे में प्राचीन काल से विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत, अपनी परिकल्पनाएं और अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। परंतु जहाँ तक प्राचीन काल की बात करें तो लॉर्ड केल्विन का एक मत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी प्रारंभ काल में बहुत तप्त थी और बहुत पिघली अवस्था में थी। धीरे धीरे करके जब वो शीतल हुई तो उसके शीतल होने से जो चट्टानी भाग बने, तो लॉर्ड केल्विन का कहना है कि उन्हीं चट्टानी भागों से महाद्वीपों की रचना हुई है। लेपवर्थ ने माना कि महाद्वीपों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी के ऊपरी धरातल के बड़े पैमाने पर वलन की क्रिया होने से हुआ है। लेपवर्थ कहते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल है वो बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े पैमानों पर मुड़ गया या वलित हो गया, जिससे कि बड़े बड़े महाद्वीपों की रचना हुई। 1907 में लव नामक विद्वान ने कहा कि पृथ्वी की केंद्रीय आकर्षण शक्ति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्व की शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बलशाली है, तो उसी संदर्भ में लव नामक विद्वान ने कहा कि पृथ्वी का केंद्रीय आकर्षण शक्ति से ही ऊंचे उठे पर्वतीय भागों का, नीचे धंसी झीलों का, महासागरों का निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर लव नामक विद्वान का कहने का अर्थ ये है कि गुरुत्व शक्ति के कारण ही महाद्वीपों की और महासागरों की जो है रचना हुई है। चूँकि ये सबसे बड़े स्थलखंड हैं, इसलिए सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक होगा कि महाद्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, और ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अपने विचारों द्वारा ये बताने का प्रयास किया कि महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित हुए। इस संदर्भ में सबसे पहले इली डी ब्यूमांट की पेंटागोनल डोडेकाहेड्रॉन परिकल्पना जो है वो सबसे पहले प्रतिपादित की गई थी। तत्पश्चात लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना जो पूरी तरीके से ज्योमेट्री या ज्यामिति पर आधारित थी, उसका प्रतिपादन किया गया। तदुपरांत एडवर्ड सिवेज का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया। टेलर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना में पहली बार प्रवाह को महत्व दिया कि जो धरातल है या जो विभिन्न प्रकार के स्थल खंड हैं वो तैर रहे हैं, वो प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा टेलर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना में बताया। इसके उपरांत वेगनर महोदय ने भी प्रवाह सिद्धांत को बल दिया, जिसका बहुत अधिक समय तक काफ़ी ज़्यादा समर्थन इसको प्राप्त होता गया। अंततः सबसे बाद में प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जो आज भी मान्य है। ये सभी सिद्धांत महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित विचार हैं। इन सभी का प्रतिपादन तत्कालीन दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया था। आगे आने वाले अध्यायों में हम इन सभी परिकल्पनाओं, सभी संकल्पनाओं और सभी सिद्धांतों का एक एक करके वर्णन करेंगे और विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको मेरी सरल भाषा में महाद्वीपों से की उत्पत्ति से संबंधित छोटे से विचार समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।